द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं उपेंद्र नाथ अश्क की लिखी कहानी डाची। काट 10-20 सिरकियों के खेमों का छोटा सा गांव। काट पी सिकंदर के मुसलमान जाट बाकर को अपने माल की ओर लालच भरी निगाहों से तकते देखकर चौधरी नंदू वृक्ष की छां में बैठे बैठे अपनी ऊंची घरघराती आवाज में ललकार उठा, रे रे अठैके करे है। और उसकी 6 फुट लंबी सुगठित देह जो वृक्ष के तने के साथ आराम कर रही थी तन गई, और बटन टूटने के कारण मोटी खादी के कुर्ते से उसका विशाल वक्षस्थल और उसकी बलिष्ठ भुजाएं दृष्टिगोचर हो उठी। बाकर तनिक समीप आ गया। गर्द से भरी हुई छोटी नुकीली दाढ़ी और शरई मूछों के ऊपर गड्ढों में धसी हुई 2 आंखों में निमिष मात्र के लिए चमक पैदा हुई, और जरा मुस्कुराकर उसने कहा, डाची देख रहा था चौधरी, कैसी खूबसूरत और जवान है, देखकर आंखों की भूख मिटती है। अपने माल की प्रशंसा सुनकर चौधरी नंदू का तनाव कुछ कम हुआ। प्रसन्न होकर बोला, किसी साड़? कौन सी डाची? वह परली तरफ से चौथी, बाकर ने संकेत करते हुए कहा। ओकाहा एक विशेष वृक्ष है। ओका के एक घने पेड़ की छाया में 8-10 ऊंट बंधे थे। उन्हीं में एक जवान सांडनी अपनी लंबी सुंदर और सुडोल गर्दन बढ़ाए घने पत्तों में मुंह मार रही थी। माल मंडी में दूर जहां तक नजर जाती थी, बड़े बड़े ऊंचे ऊंटों, सुंदर सांडनियों, काली मोटी बेडोल भैंसों, सुंदर नागोरी सींगों वाले बैलों और गायों के सिवा कुछ न दिखाई देता था। गधे भी थे, पर ना होने के बराबर अधिकांश तो ऊंट ही थे। बहावल नगर के मरुस्थल में होने वाली उनका आधिक्य था भी स्वाभाविक। ऊंट रेगिस्तान का जानवर है। इस रेतीले इलाके में आमदरफ्त, खेतीबाड़ी और बारबरदारी का काम उसी से होता है। पुराने समय में गायें 10-10 और बैल 15-15 रुपए में मिल जाते थे। तभी भी अच्छा ऊंट 50 से कम में हाथ ना आता था। और अब भी जब इस इलाके में नहर आ गई है, पानी की इतनी किल्लत नहीं रही। ऊंट का महत्व कम नहीं हुआ, बल्कि बड़ा ही है। सवारी के ऊंट 200 से 300 तक में पाए जाते हैं, और बाही तथा बारबरदारी के भी 80 से कम में हाथ नहीं आते। तनिक और आगे बढ़कर बाकर ने कहा, सच कहता हूं चौधरी, इस जैसी सुंदर सांडनी मुझे सारी मंडी में दिखाई नहीं देती। हर्ष से नंदू का सीना दुगना हो गया। बोला, हाँ, एक ही के ई तो सगली फूट रही है। हूं तो इन्हें चारा फलूसी नीरिया करूं, मतलब ये एक ही क्या, यह तो सभी सुंदर है। मैं इन्हें चारा और फलूसी मतलब ज्वार और मोठ देता हूं। धीरे से बाकर ने पूछा, बेचोगे इसे? नंदू ने कहा, इठाई बेचने लई तो लाया हूं। तो फिर बताओ, कितने की दोगे? नंदू ने नक से शिक तक बाकर पर एक दृष्टि डाली और हंसते हुए बोला, हाँ, तन्ने जाही जेका तेरे धनी बेईमोल लेसी। मतलब तुझे चाहिए या तू अपने मालिक के लिए मोल ले रहा है? मुझे चाहिए, बाकर ने दृढ़ता से कहा। नंदू ने उपेक्षा से सिर हिलाया। इस मजदूर की यह बिसात कि ऐसी सुंदर साड़नी मोल ले। बोला, तू की लेसी? बाकर की जेब में पड़े 150 के नोट जैसे बाहर उछलकर पड़ने के लिए व्यग्र हो उठे। तनिक जोश के साथ उसने कहा, तुम्हें इससे क्या, कोई ले, तुम्हें तो अपनी कीमत से गरज है, तुम मोल बताओ। नंदू ने उसके जीर्ण शीर्ण कपड़ों, घुटने से उठे हुए तहमद और जैसे नूह के वक्त से भी पुराने जूते को देखते हुए टालने के विचार से कहा, चाचा, तू इसी विशी ले आई, ईगो मोल तो 8-20 घाट के नहीं। मतलब जाजा, तू कोई ऐसी वैड़ी सांडनी खरीद ले, इसका मूल्य तो 160 से कम नहीं। एक निमिष के लिए बाकर के थके हुए व्यथित चेहरे पर आह्लाद की रेखा झलक उठी।
उसे डर था कि चौधरी कहीं ऐसा मूल न बता दे जो उसकी बिसात से ही बाहर हो। पर जब अपनी जबान से ही उसने 160 जो बताए तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। 150 तो उसके पास थे ही, यदि इतने पर भी चौधरी ना माना तो 10 रुपए वे उधार कर लेगा। भावताव तो उसे करना आता ना था। झट से उसने 150 के नोट निकाले और नंदू के आगे फेंक दिए। बोला, गिन लो, इनसे अधिक मेरे पास नहीं, अब आगे तुम्हारी मर्जी। नंदू ने अन्य मनसकता से नोट गिनने आरंभ कर दिए, पर गिनती खत्म करते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने तो बाकर को टालने के लिए ही मूल्य 160 बता दिया था, नहीं तो मंडी में अच्छी से अच्छी डाची 150 में मिल जाती। और इसकी तो 140 पाने की भी कल्पना उसने स्वप्न में ना की थी। पर शीघ्र ही मन के भावों को छिपाकर और जैसे बाकर पर एहसान का बोझ लादते हुए नंदू बोला, साड़ तो मेरी 200 की है, पर जा सगी मोल दिया, तन्ने 10 छड़िया। सांडनी तो मेरी 200 की है, पर जा, सारी कीमत में से तुम्हें 10 रुपए छोड़ दिए। और ये कहते कहते उठकर उसने सांडनी की रस्सी बाकर के हाथ में दे दी। क्षण भर के लिए उस कठोर व्यक्ति का जी भराया। यह डाची उसके यहाँ ही पैदा हुई और पली थी। आज पाल पोस कर उसे दूसरे के हाथ में सौंपते हुए उसके मन की कुछ ऐसी दशा हुई जो लड़की को ससुराल भेजते समय पिता की होती है। जरा कांपती आवाज में स्वर को तनिक नर्म करके उसने कहा, आषाढ़ सोरी रहड़ी तो इन्हें रेहड़ में गेर दई। यानी ये सांडनी अच्छी तरह रखी गई है, तू इसे यूं ही मिट्टी में रोल न देना। ऐसे ही जैसे ससुर दामाद से कह रहा हो, मेरी लड़की लाडो पली है, देखना इसे कष्ट न देना। आलात के पंख पर उड़ते हुए बाकर ने कहा, तुम जरा भी चिंता ना करो, जान देकर पालूंगा। नंदू ने नोट अंटी में संभालते हुए जैसे सूखे हुए गले को जरा तर करने के लिए घड़े से मिट्टी का प्याला भरा। मंडी में चारों ओर धूल उड़ रही थी। शहरों की माल मंडियों में भी जहां बीसियों अस्थाई नल लग जाते हैं और सारा सारा दिन छिड़काव होता रहता है, धूल की कमी नहीं होती। फिर रेगिस्तान की मंडी पर तो धूल ही का साम्राज्य था। गन्ने वाले की गडेरियों पर, हलवाई के हलवे और जलेबियों पर और खोजे वाले के दही बड़े पर सब जगह धूल का पूर्ण अधिकार था। घड़े का पानी टोंचियों द्वारा नहर से लाया गया था, पर यहाँ आते आते वे कीचड़ जैसा गंदला हो जाता था। नंदू का ख्याल था कि निथरने पर पिएगा, पर गला कुछ सूख रहा था। एक ही घूंट में प्याले को खत्म करके नंदू ने बाकर से भी पानी पीने के लिए कहा। बाकर आया था तो उसे गजब की प्यास लगी हुई थी, पर अब उसे पानी पीने की फुर्सत कहाँ। वे रात होने से पहले पहले गांव पहुंचना चाहता था। डाची की रस्सी पकड़े हुए धूल को चीरता हुआ सा चल पड़ा। बाकर के दिल में बड़ी देर से एक सुंदर और युवा डाची खरीदने की लालसा थी। जाति से वह कमीन था। उसके पूर्वज कुम्हारों का काम करते थे, किंतु उसके पिता ने अपना पैतृक काम छोड़कर मजदूरी करना ही शुरू कर दिया था। उसके बाद बाकर भी इसी से अपना और छोटे से कुटुंब का पेट पालता आ रहा था। वे काम अधिक करता हो यह बात ना थी। काम से उसने सदैव जी चुराया था। चुराता भी क्यों ना, जब उसकी पत्नी उससे दोगुना काम करके उसके भार को बटाने और उसे आराम पहुंचाने के लिए मौजूद थी। कुटुंब बड़ा ना था। वह एक उसकी पत्नी और एक नन्ही सी बच्ची। फिर किस लिए वह जी हलकान करता। पर क्रूर और बेपीर विधाता, उसने उसे उस विस्मृति से, सुख की उस नींद से जगाकर अपना उत्तरदायित्व समझने पर बाध्य कर दिया। उसे बता दिया कि जीवन में सुख ही नहीं, आराम ही नहीं, दुख भी है, परिश्रम भी है, परिश्रम भी है। 5 वर्ष हुए उसकी वही आराम देने वाली प्यारी पत्नी सुंदर गुड़िया सी लड़की को छोड़कर परलोक सिधार गई थी। मरते समय अपनी सारी करुणा को अपनी फीकी और श्रीहीन आंखों में बटोरकर उसने बाकर से कहा था, मेरी रजिया अब तुम्हारे हवाले है, इसे कष्ट न होने देना। इसी एक वाक्य ने बाकर के समस्त जीवन के रुख को पलट दिया।
उसकी मृत्यु के बाद ही वे अपनी विधवा बहन को उसके गांव से ले आया था और अपने आलस्य तथा प्रमोद को छोड़कर अपनी मृत पत्नी की अंतिम अभिलाषा को पूरा करने में संलग्न हो गया था। वे दिन रात काम करता था, बल्कि अपनी मृत पत्नी की उस धरोहर को, अपनी उस नन्ही सी गुड़िया को भांति भांति की चीजें लाकर प्रसन्न रख सके। जब भी कभी वह मंडी को आता तो नन्ही सी रजिया उसकी टांगों से लिपट जाती और अपनी बड़ी बड़ी आंखें उसके गर्द से अटे हुए चेहरे पर जमाकर पूछती, अब्बा मेरे लिए क्या लाए हो? तो वे उसे अपनी गोद में ले लेता और कभी मिठाई और कभी खिलौने से उसकी झोली भर देता। तब रजिया उसकी गोद से उतर जाती और अपनी सहेलियों को अपने खिलौने या मिठाई दिखाने के लिए भाग जाती। यह गुड़िया जब 8 वर्ष की हुई तो एक दिन मचलकर अपने अब्बा से कहने लगी, अब्बा अब्बा हम तो डाची लेंगे, अब्बा हमें डाची ले दो। भोली भाली निरीह बालिका, उसे क्या मालूम कि वह एक विपन्न साधनहीन मजदूर की बेटी है, जिसके लिए डाची खरीदना तो दूर रहा, डाची की कल्पना भी पाप है। रूखी हंसी हंसकर बाकर ने उसे अपनी गोद में लिया और बोला, रज्जो तू तो खुद डाची है। पर रजिया ना मानी। उस दिन मशीर माल अपनी साड़नी पर चढ़कर अपनी छोटी लड़की को अपने आगे बैठाए 2-4 मजदूर लेने के लिए अपने इसी काट में आए थे। तभी रजिया के नन्हे से मन में डाची पर सवार होने की प्रबल आकांक्षा पैदा हो उठी थी और उसी दिन से बाकर की रही सही आकर्मण्यता भी दूर हो चली थी। उसने रजिया को टाल तो दिया था, पर मन ही मन उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह अवश्य रजिया के लिए एक सुंदर सी डाची मोल लेगा, उसी इलाके में जहां उसकी आय की औसत साल भर में 3 आने रोजाना भी न होती थी। अब 8-10 आने हो गई। दूर दूर के गांवों में अब वह मजदूरी करता, कटाई के दिनों में दिन रात काम करता, फसल काटता, दाने निकालता, खलिहानों में अनाज भरता, नीरा डालकर भूसे के कूप बनाता, बिजाई के दिनों में हल चलाता, क्यारियां बनाता, बिजाई करता। उन दिनों उसे 5 आने से लेकर 8 आने रोजाना तक मजदूरी मिल जाती। जब कोई काम ना होता तो प्रातः उठकर 8 कोस की मंजिल मारकर मंडी जा पहुंचता और 8-10 आने की मजदूरी करके ही घर लौटता। उन दिनों से वे रोज 6 आने बचाता आ रहा था। इस नियम में उसने किसी तरह की ढील न होने दी थी। उसे जैसे उन्माद सा हो गया था। बहन कहती, बाकर अब तो तुम बिल्कुल ही बदल गए हो, पहले तो तुमने कभी ऐसी जी तोड़ मेहनत ना की थी। बाकर हंसता और कहता, तुम चाहती हो मैं आयु भर निठल्ला रहूं। बहन कहती, निकम्मा बैठने को तो मैं नहीं कहती, पर सेहत गवाकर रुपया जमा करने की सलाह भी नहीं दे सकती। ऐसे अवसर पर सदैव बाकर के सामने उसकी मृत पत्नी का चित्र खिंच जाता, उसकी अंतिम अभिलाषा उसके कानों में गूंज जाती। वह आंगन में खेलती हुई रजिया पर एक स्नेह भरी दृष्टि डालता और विषाद से मुस्कुराकर फिर अपने काम में लग जाता था। और आज 1.5 वर्ष के कड़े परिश्रम के बाद वह अपनी चिर संचित अभिलाषा पूरी कर सका था। उसके एक हाथ में डाची की रस्सी थी और नहर के किनारे किनारे वे चला जा रहा था। सांझ की बेला थी। पश्चिम की ओर डूबते सूरज की किरणें धरती को सोने का अंतिम दान कर रही थी। वायु में ठंडक आ गई थी और कहीं दूर खेतों में टटीहरी टीहू टीहू करती उड़ रही थी। बाकर के मन में अतीत की सब बातें एक एक करके आ रही थी। इधर उधर कभी कभी कोई किसान अपने ऊंट पर सवार जैसे फुदकता हुआ निकल जाता था और कभी कभी खेतों से वापस आने वाले किसानों के लड़के बैलगाड़ी में रखे हुए घास के पट्टे के गट्ठों पर बैठे बैलों को पुचकारते, किसी गीत का एक आध बंद गाते या बैलगाड़ी के पीछे बंधे हुए चुपचाप चले आने वाले ऊंटों को थुतनियों से खेलते चले जाते थे। बाकर ने जैसे स्वप्न से जागते हुए पश्चिम की ओर अस्त होते हुए
अंशुमाली की ओर देखा, फिर सामने की ओर शून्य में नजर दौड़ाई। उसका गांव अभी बड़ी दूर था। पीछे की ओर हर्ष से देखकर और मौन रूप से चली आने वाली सांडनी को प्यार से पुचकार कर वह और भी तेजी से चलने लगा, कहीं उसके पहुंचने से पहले रजिया सो ना जाए। इसी विचार से मशीरमाल की काट नजर आने लगी। यहाँ से उसका गांव समीप ही था, यही कोई 2 कोस। बाकर की चाल धीमी हो गई और इसके साथ ही कल्पना की देवी अपनी रंग बिरंगी तुलिका से उसके मस्तिष्क के चित्रपट पर तरह तरह की तस्वीरें बनाने लगी। बाकर ने देखा, उसके घर पहुंचते ही नन्ही रजिया आह्लाद से नाचकर उसकी टांगों से लिपट गई है और फिर डाची को देखकर उसकी बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य और उल्लास से भर गई है। फिर उसने देखा, वह रजिया को आगे बिठाए सरकारी खाले, सरकारी नहर के किनारे किनारे डाची पर भागा जा रहा है। शाम का वक्त है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कभी कभी कोई पहाड़ी कौवा अपने बड़े बड़े पंख फैला और अपनी मोटी आवाज से 2-1 बार कांव कांव करके ऊपर से उड़ता चला जाता है। रजिया की खुशी का वारा पार नहीं, वे जैसे हवाई जहाज में उड़ी जा रही है। फिर उसके सामने आया कि वे रजिया को लिए बहावल नगर की मंडी में खड़ा है। नन्ही रजिया मानो भौचक्की सी है, हैरान और आश्चर्यान्वित। चारों ओर अनाज के इन बड़े बड़े ढेरों, अनगिनत छकड़ों और हैरान कर देने वाली चीजों को देख रही है। बाकर साहलाद उसे सबकी कैफियत दे रहा है। एक दुकान पर ग्रामोफोन बजने लगता है। बाकर रजिया को वहां ले जाता है। लकड़ी के इस डिब्बे से किस तरह गाना निकल रहा है, कौन इसमें छिपा गा रहा है, ये सब बातें रजिया की समझ में नहीं आती और ये सब जानने के लिए उसके मन में जो कौतूहल और जिज्ञासा है वे उसकी आंखों से टपक पड़ती है। वे अपनी कल्पना में मस्त काट के पास से गुजरा जा रहा था कि सहसा कुछ विचार आ जाने से रुका और काट में दाखिल हुआ। मशीरमाल की काट भी कोई बड़ा गांव ना था। इधर के सब गांव ऐसे ही हैं, ज्यादा हुए तो 30 छप्पर हो गए। कड़ियों की छत का या पक्की ईंटों का मकान इन इलाके में अभी नहीं। खुद बाकर की काट में 15 घर थे। घर क्या झुग्गियां थी, सिरकियों के खेमे, जिन्हें झोपड़ियों का नाम भी ना दिया जा सकता था। मशीरमाल की काट भी ऐसे ही 20-25 झुग्गियों की बस्ती थी। केवल मशीरमाल का निवास स्थान कच्ची ईंटों से बना था, पर छत उस पर भी छप्पर की ही थी। बाकर नानक बढ़ई की झुग्गी के सामने रुका। मंडी जाने से पहले वह यहाँ डाची का गदरा बनाने के लिए दे गया था। उसे ख्याल आया कि यदि रजिया ने डाची पर चढ़ने की जिद की तो वे उसे कैसे टाल सकेगा। इसी विचार से वे पीछे मुड़ आया था। उसने नानक को 2-1 आवाजें दी। अंदर से शायद उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, घर में नहीं है, मंडी गए हैं। बाकर का दिल बैठ गया। वे क्या करे, यह ना सोच सका। नानक यदि मंडी गया है तो गदरा क्या खाक बनाकर गया होगा। फिर उसने सोचा, शायद बनाकर रख गया हो। इससे उसे कुछ सांत्वना मिली। उसने फिर पूछा, मैं डाची का पलान बनाने के लिए दे गया था, वे बना या नहीं। बाकर का आधा उल्लास जाता रहा। बिना गदरे के वे डाची को क्या लेकर जाए। नानक होता तो उसका गदरा चाहे ना बना सकता, कोई दूसरा ही उससे मांग कर ले जाता। ये विचार आते ही उसने सोचा, चलो मशीरमाल से मांग लें। उनके तो इतने ऊँट रहते हैं, कोई ना कोई पुराना पलान होगा ही, अभी उसी से काम चला लेंगे। तब तक नानक नया गदरा तैयार कर देगा। यह सोचकर वे मशीरमाल के घर की ओर चल पड़ा। अपनी मुलाजमात के दिनों में मशीरमाल साहब ने पर्याप्त धनोपार्जन किया था। जब इधर नहर निकली तो उन्होंने अपने पद और प्रभाव के बल पर रियासत में कोड़ियों के मोल कई मुरब्बे जमीन ले ली थी। अब नौकरी से अवकाश ग्रहण कर यहीं रह रहे थे। राहक यानी मुजारा रखे हुए थे। आय खूब थी और मजे से जीवन व्यतीत हो रहा था।
अपनी चौपाल में एक तख्त पोश पर बैठे वे हुक्का पी रहे थे। सिर पर श्वेत साफा, गले में श्वेत कमीज, उस पर श्वेत जैकेट और कमर में दूध जैसे रंग का तहमद। गर्द से अटे हुए बाकर को डाची की रस्सी पकड़े आते देखकर उन्होंने पूछा, कहो बाकर, किधर से आ रहे हो? बाकर ने झुककर सलाम करते हुए कहा, मंडी से आ रहा हूँ मालिक। यह डाची किसकी है? मेरी ही है मालिक, अभी मंडी से ला रहा हूँ। कितने की लाए हो? बाकर ने चाहा कह दे 8 बीसी की लाया हूँ। उसके ख्याल में ऐसी सुंदर डाची 200 में भी सस्ती थी, पर मन ना माना। बोला, हुजूर, मांगता तो 160 था, पर 7.5 बीसी में ही ले आया हूँ। मशीर माल ने एक नज़र डाची पर डाली। वे स्वयं अरसे से एक सुंदर सी डाची अपनी सवारी के लिए लेना चाहते थे। उसके डाची तो थी, पर पिछले वर्ष उसे सीमक हो गया था, यानी एक ऊँटों की बीमारी हो गई थी, और यद्यपि नील इत्यादि देने से उसका रोग तो दूर हो गया था, पर उसकी चाल में वे मस्ती, वे लचक न रही थी। यह डाची उनकी नज़रों में जच गई। क्या सुंदर और सुडौल अंग है, क्या सफ़ेदी, मायाल भूरा भूरा रंग है, क्या लचलचाती लंबी गर्दन है। बोले, चलो हमसे 8 बीसी ले लो, हमें एक डाची की ज़रूरत है, 10 तुम्हारी मेहनत के रहे। बाकर ने फीकी हंसी के साथ कहा, हुजूर, अभी तो मेरा चाव भी पूरा नहीं हुआ। मशीर माल उठकर डाची की गर्दन पर हाथ फेरने लगे। वाह, क्या असील जानवर है। प्रकट बोले, चलो 5 और ले लेना। और उन्होंने आवाज़ दी, नूरे, अरे ओ नूरे। नौकर भैंसों के लिए पट्टे कतर रहा था। गडासा हाथी में लिए भाग आया। मशीर माल ने कहा, ये डाची ले जाकर बांध दो। 165 में कहो कैसी है? नूरे ने हतबुद्धि से खड़े बाकर के हाथ से रस्सी ले ली और नक से शिक तक एक नज़र डाची पर डालकर बोला, खूब जानवर है। और ये कहकर नोहरे यानी भूसा आदि रखने का स्थान की ओर चल पड़ा। तब मशीर माल ने अंटी से 60 रुपए के नोट निकालकर बाकर के हाथ में देते हुए मुस्कुराकर कहा, अभी एक राहक देकर गया है, शायद तुम्हारी ही किस्मत के थे। अभी ये रखो, बाकी भी 1-2 महीने तक पहुंचा दूंगा। हो सकता है तुम्हारी किस्मत से पहले ही आ जाएं। और बिना कोई जवाब सुने वे नोहरे की ओर चल पड़े। नूरा फिर चारा कतरने लगा था। दूर ही से आवाज़ देकर उन्होंने कहा, भैंसे का चारा रहने दे, पहले डाची के लिए गवारे का नीरा कर डाल, भूखी मालूम होती है। और पास जाकर डाची की गर्दन सहलाने लगे। कृष्ण पक्ष का चांद अभी उदय नहीं हुआ था। विजन में चारों ओर कुहासा छा रहा था। सिर पर 2-1 तारे निकल आए थे और दूर बबूल और ओकहा के वृक्ष बड़े बड़े काले शिहा धब्बे बना रहे थे। फोक की एक झाड़ी की ओट में अपनी काट के बाहर बैठा उस क्षीण प्रकाश को देख रहा था, जो सरकंडों से छिन छिन कर उसके आंगन में आ रहा था। जानता था रजिया जागती होगी, उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। वह इस इंतज़ार में था कि दिया बुझ जाए, रजिया सो जाए तो वे चुपचाप अपने घर में दाखिल हो। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा।